ठीक। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम लोग जीरो टू हीरो सीरीज़ में हमने ट्रिग्नोमेट्री को एंड करने के बाद एक नए टॉपिक की शुरुआत करी थी, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसका फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। तो इसी क्रम में ये एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा लेक्चर है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने बस ये जाना था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में होती क्या है, और एक कार्टेशियन प्लेन के बारे में हमने बात करी थी, पॉइंट के लोकेशन के बारे में बात करी थी, एंड एक पोलर कोऑर्डिनेट्स का हमने जिक्र किया था और बताया था कि कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ पे हम लास्ट टर्न पे एंड किए थे, दैट इज़ पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो जैसे कि मान लो हमारे पास ये कोई पॉइंट है P, जिसको हमने कह दिया x, y, यानी कि ये x डिस्टेंस पे है, यहाँ पे ये पॉइंट x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे y डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस हो गई x और ये डिस्टेंस हो गई y, तब ये पॉइंट हुआ x, y, और इसकी ओरिजिन O फॉर ओरिजिन, और इससे डायरेक्ट डिस्टेंस है OP। इस OP डिस्टेंस को हमने कह दिया था R, ठीक। और मान लो ये एंगल जो है OP का x एक्सिस से, एंगल का मेजरमेंट ये भी बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तब उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, और क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो हम उसको नेगेटिव एंगल बोलते हैं। मान लो ये एंगल हमने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज नापा और उसको कह दिया थीटा। तो ये हमारे पास x, y क्या है, x पे चली गई डिस्टेंस और y पे चली गई डिस्टेंस, सो इट इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। अब हमें इसको पोलर में बदलना है, तो देखो इसको क्या करते हैं, ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट है, और हमने इस पॉइंट को फुट ऑफ द नॉर्मल ये कह दिया M, और ये क्या है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल OPM में अगर हम cos थीटा निकालें तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस x है, हाइपोटेनियस कितना है, r है। तो ये अगर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है, x इक्वल्स टू वो आएगा r cos थीटा। और उसी तरह अगर हम इसमें साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, यानी कि y अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज r, और r इधर मल्टीप्लाई होगा तो हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू r साइन थीटा। तो अगर हम किसी भी कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू r cos थीटा रख देते हैं और y की वैल्यू r साइन थीटा रख देते हैं, तो वो जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं वो एक्चुअली r और थीटा में बदल जाएंगे। उनको कहते हैं हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट में बदल जाएंगे, ठीक। अब इन दोनों की मदद से अगर हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ रहा था आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये सब बता चुके हैं, तो ये इसके बराबर आएगा। खैर ट्रिग्नोमेट्री में पता है कि इसको स्क्वायर करके ऐड करा तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो आर की हमारे पास जो डायरेक्ट लेंथ है ये वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अंडर रूट ये, और हमने tan थीटा भी बताया था। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है y अपॉन एक्स। ये tan थीटा, तो यहाँ से अगर हम थीटा निकालना चाहें तो वो tan इनवर्स y बाई एक्स ऐसा कुछ आएगा, और कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है ये भी हमने बताया था। तो यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक ये क्वेश्चन ले लें कि अब हम पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट बदलते हैं, तो फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट -1, अगर हमने ये लिया तो x वाली डिस्टेंस है, क्या करना होगा हमें, पुट -1 को r cos थीटा, और y वाली डिस्टेंस हमारे पास 1 इक्वल्स टू इसको पुट करना है r साइन थीटा। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो r स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इसी का रूट, यानी कि √2 वैल्यू आ जाएगी। ये आ गया r, और tan थीटा बराबर
tan थीटा कैसे निकालते हैं? हम तो सबसे पहले निकालते हैं tan अल्फ़ा, tan अल्फ़ा विच इज इक्वस टू वाई अपॉन एक्स होता है, और उसका मॉड, तो y हमारे पास है -1 और ये है 1 और उसका मॉड, तो ये आएगा सॉल्व होके कितना -1, और मॉड सबको पॉजिटिव बना देता है, तो यानी कि tan अल्फ़ा आ जाएगा इक्वस टू 1, और tan 45 डिग्री पे 1 होता है, यानी कि अल्फ़ा अगर 1 है, tan अल्फ़ा 1 है, तो ये अल्फ़ा कितना रहा होगा 45 डिग्री, यानी अल्फ़ा इक्वस टू 45 डिग्री, और 45 डिग्री को हम लोग π/4 लिखते हैं। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि कैसे, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है, और उसी से ये कन्वर्जन आते हैं, ये होगा 45 डिग्री, या फिर इसी को लिख सकते हैं π/4, 45 को ये लिख सकते हैं। लेकिन अब कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये डिसाइड करना है, तो जिसका x एक्सिस नेगेटिव है तो -1, और y एक्सिस क्या है पॉजिटिव है, ये +1, तो दोनों को इंटरसेक्शन किया तो ये पॉइंट मिला, यानी कि ये वाली लाइन होगी OP। तो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, तो एंगल ये 90 से ज़्यादा, ये थीटा हो जाएगा। और जब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है तो इसमें क्या करते हैं, ये अगर अल्फा एंगल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है तो पाई माइनस अल्फा, यहाँ पर पाई प्लस अल्फा, या फिर माइनस अल्फा माइनस पाई, कुछ भी कह सकते हैं, और यहाँ पर माइनस अल्फा कह लो, या फिर 2 पाई, ये कल बात बता चुके हैं, ठीक। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सो लिख देंगे बिकॉज -1, 1 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, ये रफ कर देते हैं हम लोग। सो जो हमारे पास थीटा होगा एंगल, वो हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा के बराबर हो जाएगा, यानी कि थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा की वैल्यू π/4, ये आ गई। तो थीटा बराबर एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 4 पाई माइनस पाई, यानी कि 3 पाई अपॉन 4, ये हमारे पास एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, r, थीटा लिखते हैं, r, थीटा टाइप में निकल के आ गया कि r यानी कि √2 आ गया, एक मिनट, r की वैल्यू ये आ गई √2, और थीटा की वैल्यू आ गई 3 π/4, ठीक है ना। तो P के कोऑर्डिनेट ये किसके बराबर हो गए, -1, 1 के बराबर, ये सेम, ये दोनों एक ही कोऑर्डिनेट हैं, सर फर्क इतना है कि ये हैं हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है, और ये कौन से अब हो गए पोलर कोऑर्डिनेट, और कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक, ये हमारे पास आ गया। इसी का उल्टा, जब अगर हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं, सपोज दैट मान के चलो ये दिया गया है पोलर कोऑर्डिनेट P इक्वस टू √2, π/4, तो जाहिर सी बात है r दिया गया है √2 और थीटा दिया गया है π/4, ठीक है। तो अगर थीटा π/4 है तो x कितना हो जाएगा, r cos थीटा होता है, तो x इक्वस टू r की वैल्यू √2 और cos π/4 यानी कि 45 cos 45, तो x की वैल्यू आ जाएगी √2 इंटू और cos 45 की वैल्यू 1/√2, कट के कितना आ गया 1 आ गया। उसी तरह y किसके बराबर होता है, r sin थीटा के बराबर होता है, तो ये हमारे पास r की वैल्यू √2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू sin 45, थीटा की वैल्यू 45, तो ये आ जाएगा √2 इंटू साइन 45 भी 1/√2 होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पूरा बताया सारी वैल्यूज, ये भी 1 आ गया। तो x और y दोनों 1 आ गए, तो x भी 1 और y भी 1, तो पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं 1, 1। तो कार्टेशियन में एक्चुअली कौन सा पॉइंट दिया, 1, 1 ही दिया गया है, जो कि कहाँ पे होगा 1, 1, इन दोनों को जहाँ पे पॉइंट होता है, यानी ये वाला पॉइंट होगा P,
1,1, जिसका एंगल π/4 है यहाँ पे थीटा, और ये लेंथ है √2। ठीक, बस सबको सामने दिख रहा है, बहुत छोटा बना दिया फिगर। चलो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये मान लो 1,1, 1, 1, ये दोनों इस पॉइंट पे कट करेंगे, ये पॉइंट हो गया 1,1। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अगर हम पोलर में देखना चाहते हैं तो एंगल इसका कितना है π/4, और ये लेंथ OP लेंथ कितनी है √2 ये। ठीक है, इस तरह से कार्टेशियन को पोलर में और पोलर को कार्टेशियन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो ये रही बहुत सिंपल सी बात। एक आधा क्वेश्चन इस पे दे देंगे या फिर कोई एक अच्छा क्वेश्चन करवा लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे हम। कहाँ गया? ठीक, तो अब हम बात करेंगे सेक्शन फार्मूला या डिस्टेंस फार्मूला पे बात करेंगे। दैट इज, कहने का मतलब ये है, पहले हेडिंग डाल देते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला कहता क्या है कि मान लो हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है P एंड Q, और दोनों के हमारे पास पॉइंट पता है, सपोज दैट x1, y1, और इसके पॉइंट हैं कुछ x2, y2। तो ये PQ की लेंथ जो होगी ना, ये सेगमेंट कितना लंबा होगा या कितनी लेंथ होगी इसकी, लेंथ PQ जो होगा वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और इसका भी अंडर रूट। तो ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। इसको ब्रैकेट में डब्बे में बंद कर लो, याद रखने वाली चीज़ है, डायरेक्ट फार्मूला लगा के आंसर आ जाता है। तो चलो ठीक है, फार्मूला रटा के हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चल के बहुत सारे फार्मूले लिखेंगे, लेकिन शुरुआत अगर हम कर रहे हैं किसी चीज़ को बहुत डेप्थ से, तो कम से कम ये बता देते हैं कि जिसने कभी भी डिस्टेंस फार्मूला लगाया या बनाया, चलो ठीक है, तो उसका प्रूफ क्या है, कहाँ से ये सब फार्मूले आए, कैसे नहीं आए। तो चलो इसका हम चलो प्रूफ बताते हैं। ठीक है, सारे फार्मूलों का प्रूफ तो नहीं बताएंगे क्योंकि प्रूफ जानना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट में पकड़ के लिए आप देखो कि हाँ, जो चीज़ फार्मूले लिखे हैं इनका भी कहीं ना कहीं से कुछ किसी ने कुछ सोचा, कैसे सोचा तो वो फार्मूला डेवलप कर पाया। देखो यही इसी फिगर को बनाते हैं। मान लो हमारे पास ये कोई लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट हैं P, x1, y1, ये है Q पॉइंट x2, y2, और अब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को मान लेते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अच्छा, ये जो पॉइंट है P1, ये कैसे मिला, यहाँ पर x1 डिस्टेंस चल के, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, x1 डिस्टेंस चल के और देन y1 डिस्टेंस चल के, तो ये डिस्टेंस हुई y1। सारे डिस्टेंसेस कहाँ, 0, 0 ओरिजिन से नापते हैं। अच्छा, Q जो पॉइंट हुआ वो कैसे मिला, जो Q पॉइंट मिला, ये x2 डिस्टेंस चल के, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई x2, और उसके बाद y2 डिस्टेंस चल के, तभी तो मिला x2, y2, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, हमने इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, इसका इस पॉइंट का नाम दे दिया M। ठीक है, और PQ, और ये हो गया हमारे पास, और यहाँ पे इस पॉइंट का नाम दे दिया A, और यहाँ पर इस पॉइंट का नाम दे दिया B। अब इस फॉर्मूले में देख के हम लोग करेंगे। पहली बात तो ये कि जो AB है ये किसके बराबर है, PM के बराबर है लेंथ, क्योंकि भाई पैरेलल हैं। मान लो यही लाइन ऊपर शिफ्ट कर दी गई है, इसके बराबर है, इस बात का ख्याल रखेंगे।
दूसरी बात, अगर हम ये ए बी लेंथ फाइंड करना चाहें तो कैसे निकलेगा? ए बी लेंथ का मतलब ये है कि ये रही सिर्फ ये लेंथ ए बी लेंथ, तो ये लेंथ रही x2 में से x1 इतना घटा दें तो ये लेंथ आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? सिंपल सी बात है, ये हमारे पास कोई लाइन है, इसमें से इतना वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दिया उधर का, तो हमारे पास सिर्फ इतना ही पोर्शन तो बचा, यानी कि ए बी क्या होगी, x2 में से x1 को घटा दो तो ए बी की लेंथ आ जाएगी। उसी तरह अगर हम क्यू एम की लेंथ निकालें, क्यू एम का मतलब सिर्फ ये लेंथ, ये तो टोटल डिस्टेंस है y2 और y2 में से इतना घटा दिया क्या, और ये लेंथ कितनी है y1, ये y1 तो ये भी y1, क्योंकि ये बराबर सेम है, मानो इसी लाइन को हमने शिफ्ट कर दिया, तो इतनी सी डिस्टेंस ये क्या हो गई y1, क्योंकि ये y1 तो ये भी y1। हमें केवल QM निकालना है, तो पूरी डिस्टेंस y2 में से ये y1 घटा दिया तो इतना पोर्शन बच गया, यानी कि QM को हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1, क्योंकि सारी लाइनें हमने बिल्कुल परपेंडिकुलरली खींची हैं, इसीलिए ये ऐसे पैरेलल और ये इसके परपेंडिकुलर, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, ए बी किसके बराबर है, पी एम के बराबर है, यानी कि पी एम भी वही होगा लेंथ। अब इन ट्रायंगल पी क्यू एम की बात करते हैं, पी क्यू एम, तो पहले बना लेते हैं। पी क्यू एम में जो पी एम पी क्यू ये है और एम ये है, तो पी एम की लेंथ कितनी है x2 माइनस x1 और क्यू एम की लेंथ कितनी है y2 माइनस, और ये एंगल कितना था 90 डिग्री था। जब भी कभी 90 डिग्री का एंगल दिख जाए तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा पाइथागोरस क्या कहता है कि सबसे बड़ी वाली साइड पी क्यू का स्क्वायर बाकी दोनों छोटी वाली साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कि छोटी वाली साइड कौन सी है x2 और ये x2 माइनस x1, इसका स्क्वायर करना है, और दूसरी छोटी वाली साइड ये है y2 माइनस y1 का वो स्क्वायर करना है, और ये आ गया हमारे पास, सॉरी इसके बराबर होता है सबसे बड़ी वाली, यानी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर हम पी क्यू निकालें तो पी क्यू कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट लेने पे, तो ले लो भाई स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें तो लेंथ पी क्यू से मतलब है, जो कि आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये रहा उस फॉर्मूले का प्रूफ जो शुरुआत में हमने लिखा था फॉर्मूला, ये देखो, ठीक है ना, ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब और आगे बढ़ते हैं, एक आता है सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि मान लो हमारे पास कोई एक लाइन है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 और एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2, और इस PQ लाइन को एक पॉइंट R ऐसे जिसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता x कॉमा y मान लिया सपोज दैट, वो इस लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तब बताओ R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, या फिर R ही लिख देते हैं, तो यानी कि पॉइंट R डिवाइड्स लाइन PQ into m/n रेशियो, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R, यानी वो R के कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे, ऑफ पॉइंट R इक्वल्स टू, इसका एक फॉर्मूला होता है
mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये होता है जब हमारे पास पी क्यू के बीच में कोई पॉइंट आर आ जाए जो उसको किसी रेशियो m/n में डिवाइड कर रहा हो। ठीक है ना, इसका भी प्रूफ बता देते हैं। ऐसे ही बस इसी फार्मूले का प्रूफ बताएंगे, बाकी इतनी समझ तो हो जाएगी कि जो भी फार्मूले हैं कहीं ना कहीं कोई दिमाग लगा के उसको किसी न किसी तरह से मैथ्स जो हम पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा नहीं पढ़ा जिसको फार्मूला प्रूफ कर दिया जाए और तुमको ना बताएगा। अब तक के लिए हम लोग पढ़ चुके होते हैं वो चीज़ें, जैसे कोई 9th में भी पढ़ रहा है। अच्छा, जीरो टू हीरो सीरीज जैसे, इसका मतलब भी है ये कि इतना बेसिक से शुरुआत करें कि 9th वाला भी समझ जाए जो शुरुआत किया हो जो बच्चा, और ले वहाँ तक जाएं जिसमें 12th वाले भी आराम से पूरा निपटा डालें। ठीक है, उससे हायर लेवल वालों के लिए इस सीरीज में नहीं, उससे अलग काम होगा कहीं अलग तरह के वीडियोस में। ठीक, खैर मेनली टारगेट है 9 to 12, तो इसीलिए शुरुआत हमारी बहुत स्लो होती है, बहुत बेसिक बहुत डेप्थ में चीज़ें एक एक बता के, और उसके बाद जब एक लेवल से हम पार करते हैं कि हाँ भाई 9th 10th भर का हो गया, तब हम अपना स्पीड में आगे बढ़ते हैं। खैर, तो इसका भी प्रूफ बताएंगे सेक्शन फार्मूला का। तो इसका प्रूफ पहले तो हम ये हटा देते हैं। अब सेक्शन फार्मूला का प्रूफ, तो इसमें भी मान लो हमारे पास P कोई पॉइंट वही x1, y1 प्रूफ, और इसका पॉइंट Q है x2, y2, पॉइंट है हमारे पास R। ठीक है, जो कि इसको m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को हमने कह दिया R। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेते हैं ये, क्योंकि x1, y1, x2, y2 सब डिस्टेंसेस ही हैं, तो कहीं ना कहीं मेजर करके तो लिखी गई होंगी, और इन्हीं टर्मिनल पॉइंट से, एंड पॉइंट से या किनारे के पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, जैसा कि उसमें किए थे। और जो R पॉइंट पता करना है, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, सब परपेंडिकुलर हो गया, और एक लाइन यहाँ से यूँ खींच दिए और एक लाइन यहाँ से यूँ खींच दिए। P Q, ये पॉइंट हमारे पास R, ये Q, इसको हमने कह दिया PRN, और इसको हमने M पॉइंट कह दिया, बस अपनी सुविधा के लिए। और इस R पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट मान लिए x, y। क्या मान लिए? x, y। यहाँ पर लिखें क्या? अरे यार, फिगर थोड़ा सा चाहते हैं थोड़ा सा क्लियर बन जाए। तो ये हमारे पास पॉइंट हैं R, x, y, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए, और जो कि डिवाइड करता है इस दोनों लाइन को m/n रेशियो में। ठीक है ना, अब थोड़ा क्लियर है। तो हम ये वाली अगर लेंथ निकालेंगे तो कितना आएगी? ये लेंथ हमारे पास आ जाएगी, ये x1 डिस्टेंस है और ये कितनी डिस्टेंस है? x, क्योंकि ये पॉइंट है x, y। तो x, y, x1, y1, x2, y2। तो अगर हमें ये डिस्टेंस चाहिए, यानी ये डिस्टेंस चाहिए क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर है, तो x माइनस x1, और ये वाली अगर डिस्टेंस चाहिए इतनी Rn, तो y में से कितना घटा दो? y1 घटा दो, तो y माइनस y1, ये हो गई ये वाली डिस्टेंस। और इस वाले ट्रायंगल में अगर हमें सिर्फ इतनी डिस्टेंस चाहिए, तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया x2, और x2 में से क्या घटा दें? x घटा दें, तो x2 माइनस x कर देंगे, x2 माइनस x ये घटा देंगे तो सिर्फ इतना बच जाएगा। यानी ये डिस्टेंस हमारे पास हो गई x2 माइनस x। और अगर हमारे पास QM की बात करें, QM, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हो गया y2, और y2 में से क्या घटा दें? ये y घटा दें, तो y2 माइनस, क्योंकि ये हाइट कितनी है? y है, और ये पूरी हाइट कितनी है? y2, तो y2 में से ये y घटाएंगे तब हमारे पास ये इतनी हाइट आ जाएगी। दैट इज, इसको ले सकते हैं y2 माइनस
y, ठीक है। और ये पी आर लेंथ है m और आर क्यू लेंथ है n, क्योंकि हमने ये m/n रेशियो में बांट रखा है इसको। तो क्योंकि एक लाइन है, अगर कोई भी लाइन है, इस पे कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, लाइन का झुकाव कभी नहीं बदलेगा, और जब झुकाव नहीं बदलेगा तो एंगल भी कभी नहीं बदलेगा। यानी जो एंगल यहाँ पे भी होगा वही एंगल यहाँ पे होगा। अच्छा, ये सब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे थे, तो ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एक एंगल 90 डिग्री, दूसरा एंगल दोनों में बराबर है, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ में तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। उस हिसाब से देखें, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये एंगल बराबर, तो बाकी बचा एक ही एंगल। तो उसके पास भी एक ही चॉइस बची कि यहाँ पे जो चीज़ होगी वही एंगल यहाँ पर भी होगा। तो एक ट्रायंगल में तीनों एंगल बराबर हो गए, और किसी एक ट्रायंगल में तीनों एंगल को बराबर होने को हम लोग बोलते हैं सिमिलर होना, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होना मतलब एक जैसा होना और एक ही साइज का होना, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। और सिमिलर होने का मतलब होता है कि एक जैसा होना, साइज में अंतर हो सकता है। जैसे कि अगर हमने एक बनाया छोटा इक्विलेटरल, तीनों एंगल 60-60 डिग्री होते हैं, और एक बड़ा इक्विलेटरल बना दिया, ये लो, ठीक। तो ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट एक ही ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि ये एंगल सबके तीनों 60-60 हैं दोनों के, लेकिन लेंथ की साइड में डिफेक्ट है, मतलब अंतर है। तो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में ये अंतर होता है। सो हम कह सकते हैं ट्रायंगल PRN and triangle RQM are similar triangle। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, और जब सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। मतलब करस्पॉन्डिंग मतलब परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस, और हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तीनों साइड, इन्हीं को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। भाई अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है और दूसरे पास एक ट्रायंगल है, तो इसका बेस और इसी के करस्पॉन्डिंग क्या, उसका भी बेस। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग शब्द का मतलब हुआ कि अगर यहाँ परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो वहाँ का भी परपेंडिकुलर है। ये सब परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर, बेस से बेस, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डेंस। खैर, तो सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि x माइनस x1 बेस, और फिर छोटे वाले का बेस अपॉन x2 माइनस x1, ये रेशियो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर, तो बड़े वाले का परपेंडिकुलर अपॉन छोटे वाले का परपेंडिकुलर, y2 माइनस y, और ये भी किसके बराबर होगा, बड़े वाले का डायगोनल अपॉन छोटे वाले का डायगोनल, यानी हाइपोटेनियस, m अपॉन n, ये बराबर होगा। ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो एक बार इसको इसको साथ में ले लो और एक बार इसको इसको साथ में ले लो। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, टेक x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इक्वल्स टू m अपॉन n। अच्छा, ये ब्रैकेट में हमने कर लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो n इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया n इंटू एक्स माइनस x1 इक्वल्स टू m इंटू x2 माइनस x। अंदर मल्टीप्लाई हुआ nx माइनस nx1 इक्वल्स टू mx2 माइनस mx। अच्छा, x वाला टर्म एक तरफ ले आते हैं, तो ये हो गया mx, इधर आ गया तो प्लस का mx हो गया, और ये प्लस का nx था ही, और इसको उधर भेज दिया, तो ये आ गया mx2 प्लस nx1। यहाँ पे x कॉमन लिया तो m प्लस n आ गया इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1, और यहाँ से अगर हमने x निकाला तो ये m प्लस 1 इधर डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सिमिलरली इसी तरह हम इसको लेंगे, टेक
y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y इक्वल्स टू m अपॉन n लेंगे। और इसी तरह फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y भी बराबर हमारे पास आ गया m y2 माइनस नहीं प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। चाहो तो करके देख लेना। तो हमारे पास x भी निकल आया, y भी निकल आया, और x y था क्या, r के कोऑर्डिनेट थे। सो r के कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं mx1 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, कॉमा y वाला कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये हमारे पास आ गया, देखो इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर यूज़ हो जाती हैं। जिसने भी क्या कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहली बार कॉन्सेप्ट दिया होगा, ठीक है, उसका पढ़ाई सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि यही सब सोच के तो उसने लगाया होगा, कुछ अलग थोड़े सोचा होगा। और ऑब्जर्वेशन की बात है, अब लोग आगे बढ़ते हैं, जब रिसर्च में जाते हैं तो मैथ में दुनिया में चीज़ें मौजूद पहले से ही हैं। बात है हमारे देखने के ऊपर, हम कैसे उस चीज़ को डिफाइन कर पाते हैं। लेकिन बात यही कि जब आप इस गहराई से चीज़ों को पढ़ लेते हो तो उन चीज़ों को तो आत्मसात कर लेते हैं। थोड़ा आत्मसात करने का मतलब ना, फिर उसमें मज़ा आने लगती है कि हाँ यार पूरी तरीके से पता हो गया। तो बस हमारा यही मोटिव था तो कि सेक्शन फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा के आज उसका प्रूफ के तौर पे दिखा पाएँ कि देखो सारी चीज़ जो फार्मूले होते हैं वो ऐसे ही नहीं बन के आ गए, है ना। उसके पीछे एक अच्छा खासा मेथड होता है, एक अच्छी खासी सोच होती है। तो इस तरीके से अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन एक आधे करेंगे भी, और ट्रिग्नोमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रॉपर तरीके से थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ा अब तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी हम बातचीत नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, थोड़ी थोड़ी बात करते हुए आगे बढ़ेंगे और कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा दो चार लेक्चर ज़्यादा पढ़ाने पड़ेंगे और क्या, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।